हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अवनीश त्रिपाठी और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर है, जो पहला कंसेप्ट है शीत युद्ध का दौर, उसका कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। यानी आज की कक्षा में हम पूरे पार्ट को एक भाग में एक साथ देखेंगे कि शीत युद्ध का दौर क्या था, शीत युद्ध का दौर कैसे आगे बढ़ा, शीत युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति पर क्या प्रभाव डाला, शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, शीत युद्ध का विकास आगे कैसे हुआ, कब जाकर वो समाप्त हुआ, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कि भारत की क्या भूमिका रही और गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे कक्षा में आप बने रहिए और आज हम इस पूरे कक्षा में इस पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म करेंगे, कंप्लीट एक तरह से रिवीजन करेंगे इस पूरे पार्ट का और देखेंगे कि कैसे ये शीत युद्ध का जो पूरा कंसेप्ट है वो आगे बढ़ा और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम शीत युद्ध के बारे में जानें, जो सबसे प्रमुख बात इस पार्ट में देखने के लिए मिलती है, इस पूरे कंसेप्ट में देखने के लिए मिलती है, वो मिलती है द्विध्रुवता यानी बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसमें हमको ये देखने के लिए मिला कि किस तरीके से पूरी जो दुनिया है वो पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। पूरी दुनिया दो अलग अलग महाशक्तियों में बट गई और उन महाशक्तियों के विचार को मानने वाले, समझने वाले जो देश थे वो उनके साथ खड़े हो गए। मैंने आपको बताया था और भी वीडियोस में हमने चर्चा की और आगे भी होगी कि जो पूरी दुनिया थी वो दो हिस्सों में जिन महाशक्तियों के पीछे खड़ी थी, वो एक था सोवियत संघ और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अगर हम देखने का प्रयास करें तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, 1944 में शुरू हुआ और 1944 के बाद 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अलग अलग राज्य थे, यानी उस विश्व युद्ध में दो प्रमुख पावर्स थे, एक था मित्र राष्ट्र, एक थे धुरी राष्ट्र। यानी एक मित्र राष्ट्रों के समूह ने धुरी राष्ट्रों को पराजित किया। मित्र राष्ट्र में जो प्रमुख देश थे वो सोवियत संघ था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था, और जिनको हराया गया वो जर्मनी थे, इटली थे और जापान थे। तो जब इन तीनों देशों को हराया गया उसके बाद पूरी दुनिया में शक्ति के वर्चस्व की एक लड़ाई शुरू हुई कि कौन बड़ा है। यानी जो मित्र राष्ट्र एक साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध को जीतते हैं, वही मित्र राष्ट्र इस बात के लिए लड़ने लगते हैं कि अब हम सब में सर्वोच्च कौन है, हम सब में किसके पास अधिक शक्ति है, हम सब में किसकी विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए। और पूरी दुनिया आप देखें तो लगभग तीन भागों में विभाजित हो गई, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। और ये जो पहली दुनिया थी इसका नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जिसको आप पीले रंगों में देख सकते हैं, जिसमें पश्चिमी यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है। और ये किस विचार को मान रहे थे? ये मान रहे थे पूंजीवाद को, ये मान रहे थे पूंजीवाद को, जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब यह होता है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर बाजार मुक्त हो, जहां पर क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इसका निर्धारण बाजार करता हो, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और पूरी दुनिया से एक फ्री ट्रेड यानी मुक्त बाजार की स्थिति को देखा जाता है। यहां पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी देखा जाता है और ऐसे देश जो हैं जो पूंजीवाद के पीछे खड़े थे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उनका विश्वास था। दूसरा जो खेमा था वो हो गया सोवियत संघ का, सोवियत संघ, और इसका नेतृत्व जिसको यूएसएसआर भी कहते हैं, और रूस इसका नेतृत्व कर रहा था। रूस क्या कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था। इस सोवियत संघ में रूस के अलावा लगभग 15 और देश शामिल थे जो मिलकर सोवियत संघ बनाया था जिन्होंने, और इनकी जो विचारधारा थी वो प्रमुख रूप से साम्यवाद की थी, साम्यवाद की थी, कम्युनिज्म की थी, जो समाजवाद से मिलती जुलती है, समाजवाद का ही एक्सट्रीम रूप है। यहां क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें, और जो पूरे संसाधन है देश के उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ राज्य के हाथ में होना चाहिए। यानी राज्य सब कुछ निर्धारित करेगा कि किस चीज की क्या कीमत होगी, कितना उत्पादन होना चाहिए, किस वर्ग में वितरण होना चाहिए। यह विचारधारा थी पूरे रूप से ये सोवियत संघ की। और पूंजीवाद का जो नेतृत्व कर रहा था, जो झंडा उठा रहा था, वो यूएसए कर रहा था। ये दो ध्रुव थे जिसने दो ध्रुवता को जन्म दिया, जिसने क्या किया, दो महाशक्तियों का उदय किया पूरे विश्व में, जिसको हम दो ध्रुवता भी कहते हैं। तो जो हम ये जब पाठ शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलती है वो यही मिलती है कि किस तरह से पूरी दुनिया में द्विध्रुवता का जन्म होता है।
तो द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय शक्ति संरचना को गंभीरता से प्रभावित किया। अंतरराष्ट्रीय शक्ति संरचना यानी पूरी दुनिया में शक्ति कैसे काम कर रही है, पूरी दुनिया की शक्ति किस तरह काम करेगी, इस पूरे संरचना, पूरे मैकेनिज्म को प्रभावित किया। कैसे? युद्ध के पूर्व सभी बड़े राष्ट्रों को युद्ध से अत्यधिक क्षति पहुंची, जिसके कारण पहले की तुलना में ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र अपेक्षाकृत कमजोर हो गए। जाहिर सी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, और जो हारे थे जापान और ऐसे बड़े देश, तो बिल्कुल ही परेशान हो गए, बिल्कुल ही खत्म होने लगे। और उनका जो आर्थिक जो रिसोर्सेस थे, जो उनके संसाधन थे, जो राजनीतिक तौर पर भी उनकी भूमिका थी, वो कमजोर होने लगी थी, वो थक गए थे। ब्रिटेन की अगर आप हालत देखें तो वो उनके जो भी देश थे वो सब उनके हाथ से निकल रहे थे, आजाद हो रहे थे, सारे उपनिवेश उनके हाथ से खत्म हो रहे थे और पैसा उन्होंने पहले ही खर्च कर दिया था। ऐसे में हुआ क्या? अच्छा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पुर्तगाल, ये ऐसे राष्ट्र थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी कमजोर हो गए। कुछ तो इसमें हारे हुए देश थे, कुछ जो जीते भी थे, उनके संसाधन इतने ज्यादा खत्म हो चुके थे कि उनके पास अब दूसरी विकल्प नहीं थी एक महाशक्ति बनने की। ऐसे में क्या हुआ? पूरी दुनिया में एक शक्ति शून्यता देखने के लिए मिली। शक्ति शून्यता से मतलब यह है कि वैक्यूम मिला, यानी कोई ऐसा नहीं था जो पूरी दुनिया को लीड करे। उसके पहले ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं, जो पुर्तगाल है, ये ब्रिटेन है, ये क्या करते थे? कई राज्यों पर अपना शासन चलाते थे, कई देशों को उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था, और इनकी दुनिया में जिसको कहते हैं तूती बोलना, उनकी काफी आगे थे वो। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब पीछे हो गए और एक शक्ति शून्यता आई, यानी एक ऐसा कंडीशन आया जहां पर लीड करने वाली शक्तियों का अभाव हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को दो शक्तियां बहुत ध्यान से देख रही थी और गौर कर रही थी। तो वो एक शक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, और एक सोवियत संघ रसिया के नेतृत्व में। और इन दोनों का ये प्रयास हुआ कि अब इस शक्ति शून्यता को हम भरेंगे और हम एक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। इसी क्रम में आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पे था, लेकिन अमेरिका ने जापान पर बमबारी की। ये एक घोषणा थी कि अब हम हैं महाशक्ति, हम यहां पर राज करेंगे। और दूसरी ओर सोवियत संघ जो था वो बिल्कुल भी इसको स्वीकारने को तैयार नहीं था। वो अपनी साम्यवादी नीतियों से, और स्टालिन जैसे नेता थे वहां पर, साम्यवादी नीतियों से आगे बढ़ना चाह रहा था, पूरी दुनिया पर प्रभाव जमाना चाह रहा था। और अमेरिका जो था वो ये कह रहा था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और फिर इन दोनों में क्या हुआ? एक टकराव शुरू हुआ, और स्टूडेंट्स, उसी टकराव को कहा जाता है शीत युद्ध, कोल्ड वार। अब शीत युद्ध पर और हम चर्चा करेंगे, लेकिन शीत युद्ध का जो बेसिक मतलब है, जो कंसेप्ट है, वो मुख्यतः ये है कि ये दो दुनिया थी। शीत युद्ध में आप ये देख सकते हैं, दो ध्रुवता में भी देख सकते हैं कि उसका नाम ही शीत युद्ध है, यानी शीत ठंडा, जो क्या है, जो दबा हुआ है, जो ठंडा है, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि युद्ध हो सकता है, युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है, पर युद्ध हो नहीं रहा है। यानी हमेशा युद्ध की स्थिति बने रहना, पर युद्ध का न होना। अब जो दो ध्रुवता थी उसमें आगे क्या हुआ? इस स्थिति में, यानी शक्ति शून्यता जो हो रही थी, उस स्थिति में अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपनी प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करें। ये वन लाइनर्स आप बहुत आराम से देख सकते हो, बड़ी काम की है कि भाई सोवियत संघ जो था और जो अमेरिका था, उनको ये लगा कि अब हमको अपना विस्तार करना चाहिए। दोनों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता ने शीत युद्ध को जन्म दिया। यहां पहुंच गए हम। ये जो कंपटीशन था, प्रतिद्वंदिता थी कि हम बड़े और तुम बड़े, इसमें या हम बड़े, इसने शीत युद्ध को जन्म दिया, कोल्ड वॉर को जन्म दिया, जो 1945 से होते होते 1990 तक चलता है। आगे हम देखेंगे कि किस क्रम में उसका विकास हुआ। इसने यूरोप को पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में विभाजित कर दिया। देखिए, ध्यान से देखिए, ये यूरोप है, तो लगभग ये जो पूरा एरिया था ये यूरोप का, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रिटेन है, कई देश हैं, ठीक है, ये फ्रांस, स्पेन, ये सारा लगभग एक पश्चिमी यूरोप की तरफ चला गया। ये पीले में है जो किसके साथ था? अमेरिका के साथ। और ये लगभग क्या हो गया? ये पूर्वी यूरोप में चला गया, जो यूएसएसआर यानी कि जो मॉस्को जिसका सेंटर था रसिया में, ये इसके प्रभाव में दिखाई दे रहा था। तो ये एक बाइपोलैरिटी थी, ये दो ध्रुवता थी जो पूरी दुनिया में हमको दिखाई दे रही थी। ये यूगोस्लाविया यहाँ पर हरे में है, इसको मैं आगे बताऊंगा क्यों है, क्योंकि यूगोस्लाविया ने इन दोनों ध्रुवों से अलग रहने का फैसला किया था, जब हम गुटनिरपेक्ष को देखेंगे। तो इस शीत युद्ध ने क्या किया? यूरोप को भी दो हिस्सों में बांट दिया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। दोनों खेमों में अपनी अपनी शक्ति बढ़ने के लिए गठबंधनों और प्रति गठबंधनों का सहारा लिया गया। गठबंधन यानी कि एक ग्रुप अमेरिका का था, वो चाहता था कि हमारा शक्ति संतुलन बढ़ता रहे, हमारे सैन्य संतुलन, सैन्य जो गठबंधन है वो बढ़ते रहे। तो जिस तरह के गठबंधन वो कर रहा था, उसका जवाब प्रति गठबंधन यानी कि एक्शन का रिएक्शन भी सोवियत संघ कर रहा था।
अगर नाटो बनाया गया तो उसके बदले में वार्सा पैक्ट भी हुआ, फिर सीटो हुआ, फिर उसके बदले में भी कई सारी चीजें की गई, मार्शल प्लान का भी प्रत्युत्तर दिया गया। यानी जो जो चीजें अपना प्रभाव जमाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था उसका जवाब सोवियत संघ भी दे रही थी, और सोवियत संघ जिस तरह के गठबंधन कर रहा था उसका जवाब देने के लिए अलग अलग प्रतिगठबंधन अमेरिका भी कर रहा था। और इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक द्विध्रुवता की शुरुआत हुई, जैसा मैंने आपको बताया, जिसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है राजनीति विज्ञान का। तो शीत युद्ध अगर समझना है तो बाइपोलैरिटी यानी द्विध्रुवता को आपको समझना ही होगा कि शीत युद्ध बना ही इसलिए क्योंकि दो ध्रुवता हो रही थी, दो गुट बन रहे थे जो आपस में दिखाई पड़ रहे थे कि टकरा रहे हैं या टकरा सकते हैं, पर असलियत में लड़ाई हुई नहीं। इसका अब ये दो ध्रुवता का मतलब क्या है? इसका अभिप्राय होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दो ध्रुव या खेमे बन जाना जिनका नेतृत्व एक बड़ी शक्ति करती है, जाहिर सी बात है। तो अब इसका जो दो ध्रुवता है, इसका मतलब यह है कि जो पूरी शक्ति होगी वो दो गुटों में विभाजित हो जाएगी, जो पूरी शक्ति होगी वो दो खेमे में बट जाएगी और उसका नेतृत्व कोई एक बड़ी महाशक्ति करेगी, उसको लीड कोई एक बड़ी महाशक्ति करेगी। तो जैसे हमने देखा कि दो ध्रुव बने थे, एक आपका बन गया था यूएसए और एक आपका बन गया था यूएसएसआर, और इन दोनों गुटों को कौन लीड कर रहा था? यहाँ यूएसए और यहाँ यूएसएसआर, इसको रसिया कर रहा था, रसिया के नेतृत्व में ये दो गुट बन गए थे और इनके साथ अलग अलग देश शामिल थे। तो ये दो हैं, ये दो, जैसे पृथ्वी का आपने देखा होगा दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी तरह यहाँ भी दो ध्रुव या दो हिस्से बनाए गए थे। तो ये बाइपोलैरिटी है जो शीत युद्ध में बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब एक बात आती है कि भाई ये दो ध्रुवता का कारण क्या बना, क्यों ये बाइपोलैरिटी देखने के लिए मिले? देखिए, शीत युद्ध आया, लेकिन शीत युद्ध तब हुआ शुरू जब दो ध्रुवता बनी। यानी जब भी आपको शीत युद्ध की चर्चा करनी है तो इसका बैकग्राउंड ये समझ लेना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवता बनी। क्या कारण रहे? दो महाशक्तियों का उद्भव, सबसे पहला कारण। एक महाशक्ति अमेरिका बन के उभरा, एक महाशक्ति सोवियत संघ बनकर। बड़ी शक्तियों की घटी संख्या, यानी जो पहले बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी भी जब तक लड़ाई लड़ने से पहले अपने आप को बड़ा शक्ति कह रहा था, ये जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, ये बड़ी शक्तियों की संख्या घट गई क्योंकि उन्होंने अपने संसाधन उनके सीमित हो गए, वो अब उस चैलेंज करने की स्थिति में नहीं थे। तो पहले क्या था, ये सब बड़ी बड़ी शक्तियां थी, तो दो ध्रुवता नहीं था, मल्टीपोल था, कई लोग थे, तो संतुलन बना हुआ था। अब केवल दो ही रह गए। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदिता की भावना, यानी राजनीति में भी सबको कंपटीशन था और इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक रूप से भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की ललक थी, ये भी भावना चल रही थी। और ये आर्थिक तरीके में, आर्थिक क्षेत्र में भी प्रतिद्वंदिता इस तरह चल रही थी कि एक पूंजीवाद को मानने को तैयार था, एक साम्यवाद के साथ जाने को तैयार था। ये प्रतिद्वंदिता काफी आगे देखने के लिए मिल रही थी। इसके अलावा परमाणु अस्त्र दौड़, परमाणु अस्त्र दौड़ का मतलब यह था कि परमाणु जो एटॉमिक एनर्जी है, जो परमाणु शक्ति है, उसको ज्यादा से ज्यादा जुटाना, उसके हथियार बनाना, उससे संबंधित जो लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उसको इकट्ठा करना, आर्मामेंट करना अपना। ये परमाणु अस्त्र का जो दौर था, इसने भी द्विध्रुवता को बढ़ावा दिया। यानी जब ये दोनों देश एक दूसरे से शीत युद्ध कर रहे थे, यानी ऐसी संभावना में चल रहे थे कि युद्ध हो सकता है, तब ये दोनों ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्होंने परमाणु शस्त्र जुटाने शुरू किए। और इसलिए बाद में जब कई सारे आगे अंत में आप जब देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा एग्रीमेंट हुआ, ऐसे समझौते हुए जिसमें परमाणु शस्त्रों को खत्म करने या कम करने की बातचीत की गई, क्योंकि एक भयावह स्थिति पैदा पूरी दुनिया में हो रही थी। तो द्विध्रुवता के ये महत्वपूर्ण कारण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से भी और इस पूरे कंसेप्ट को समझने की दृष्टि से भी। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जब दो ध्रुवता हो गई तो शीत युद्ध आया, और शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो शीत युद्ध को व्यापक अर्थों में समझने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है कि भाई शीत युद्ध को आप बड़े कॉन्सेप्ट में समझिए, क्योंकि शीत युद्ध जो है एक बहुत प्रासंगिक बात है। ऐसा नहीं कि शीत युद्ध उस समय था और अब ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। आज भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, वो डिक्लेयर नहीं होता कि शीत युद्ध है कि नहीं। जैसे जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव उस समय चल रहा था और प्रत्यक्ष सैनिक लड़ाई नहीं हो रही थी, ऐसे ही कुछ स्थिति आज अमेरिका और चीन के बीच में भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो शीत युद्ध जैसी कंडीशन बहुत बार वहां पे आती है। तो इससे अब देखिए क्या क्या चीजें शीत युद्ध में शामिल रहती हैं। इससे राजनीतिक युद्ध, यानी ये राजनीतिक युद्ध भी होता है, डिप्लोमेटिक लेवल पर लड़ाई जाती है। वाक युद्ध यानी बातचीत में हम वो बोलते हैं मैं बड़ा हूं ऐसा कर दूंगा, दूसरा देश कहता है हम बड़े हैं ऐसा कर देंगे। विचारधारात्मक युद्ध, विचारों का युद्ध, जैसे एक कह रहा है कि हम साम्यवादी हैं, हम राज्य की प्रभुता को मानेंगे, हम इस विचार से अपने देश और समाज को आगे ले जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि हम पूंजीवादी हैं, कोई कहेगा हम मिश्रितवादी हैं। तो विचारधारात्मक युद्ध भी शीत युद्ध में यहां होता है। दो गुटों का युद्ध मैंने बताया। मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी एक प्रेशर बनाने का प्रयास करना, एक दबाव बनाने का प्रयास करना कि कौन देश आगे है। असैनिक युद्ध, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य युद्ध इसमें शामिल नहीं होता, डायरेक्ट लड़ाई इसमें नहीं होती, ये असैनिक युद्ध भी स्टूडेंट्स कहा जाता है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो एक दूसरे के प्रति प्रचारात्मक ढंग से वक्तव्य,
भाषणों, प्रेस विज्ञप्ति, रेडियो प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय मंच आदि के माध्यम से राजनीतिक कूटनीतिक दांवपेच के द्वारा लड़ा जाता है। यानी दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे मंच हैं, संस्थाएं हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के मंच हैं जहां पर भाषण देकर, विज्ञप्ति देकर, प्रचार करके, प्रचारात्मक भी है ना, अपना एडवर्टाइज करके अपने आप को बड़ा बनाकर भी आप देखते हैं बहुत सारी मैगजीन्स और बहुत सारे ऐसी पब्लिशिंग हाउसेज हैं जहां से कई चीजें पब्लिश की जाती हैं, छापी जाती हैं और अपनी बात को बताई जाती है। तो ऐसी स्थिति में शीत युद्ध ये सारी चीजों को भी अपने में समेटे हुए है। इस शीत युद्ध में एक दूसरे राष्ट्रों की जासूसी चरम सीमा तक की जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि भाई एक दूसरे के बारे में पता लगाना, उसकी बारीकियों को जानना। अतः नहीं होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियां, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नहीं होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियां, यानी युद्ध होता नहीं है पर परिस्थिति युद्ध जैसी दिखाई पड़ती है। तनावपूर्ण वातावरण, लगता है कि बस अब गोली चल जाएगी, अब लड़ाई हो सकती है। इस स्थिति को, जैसे आप इस स्थिति में भारत चाइना को भी देख सकते हैं 1962 की लड़ाई के बाद और अब तक का अगर आप दौर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि कोई बुलेट फायरिंग नहीं हुई है, कोई लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, फिर भी एक ऐसा तनाव बना रहता है कि युद्ध हो सकता है। और हम भी अपने इंटरनेशनल फोरम पर भी बात कहते हैं, वो भी कहते हैं, अभी कई सारे ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिले हैं, वो शीत युद्ध जैसी ही स्थिति है। तो उत्पन्न कर समस्त जन समुदाय को ऐसे भ्रम में रखा जाता है मानो युद्धरत रह रहे हों। तो पूरा जन समुदाय, पूरा जो जनता है उसको ये लगता है कि भाई युद्ध होने वाला है, पर युद्ध की प्रत्यक्ष परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। ये शीत युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था जो आपको मुझे बताना था। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि शीत युद्ध की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के नकारात्मक परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ युद्ध है। जाहिर सी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो होना चाहिए था सकारात्मक कि चलो विश्व युद्ध खत्म हुआ है, अब तो कम से कम दुनिया में शांति हो। लेकिन वहां से एक नकारात्मक शक्ति का लड़ाई शुरू हो गई कि नहीं, हमारे वजह से हम जीते हैं, हम बड़े हैं और हम शक्ति रहेंगे। तो नकारात्मक प्रभाव से शीत युद्ध शुरू हुआ। इसमें बदले की भावना सर्वोपरि रही, जाहिर सी बात है। शीत युद्ध में मूल रूप से राजनीतिक यश का स्वरूप लिए हुए। देखिए, राजनीतिक यश का मतलब क्या है? पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, यानी हम बड़े हैं, हमारे हिसाब से दुनिया चलेगी, हम इसके राजनीतिक गुरु रहेंगे और जो स्थिति बन रही है, परिस्थिति बन रही है, इसके जनक हम हैं और हमारे हिसाब से सब चलना चाहिए। ये मानना था सोवियत संघ का भी, ये मानना था अमेरिका का भी। तो राजनीतिक यश का स्वरूप था। शीत युद्ध दो प्रतिद्वंदी महाशक्तियों राष्ट्रों के बीच तनावपूर्ण स्थिति का नाम है, जैसा मैंने आपको भी बताया। शीत युद्ध में प्रचार करने की कोई सीमा नहीं है। शीत युद्ध पूंजीवादी, ये सबसे महत्वपूर्ण, और साम्यवादी विचारधाराओं का समावेश लिए हुए था, जिसमें सीधा संघर्ष माना जाता है। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं और इसलिए एक रिवीजन के तौर पर हम कर रहे हैं कि जो शीत युद्ध हमने देखा उसमें दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं देखने के लिए मिली थी। एक साम्यवादी जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और एक पूंजीवादी जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हमने देखी थी। अब देखिए, अब कुछ जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि शीत युद्ध के कौन कौन से चरण थे, कई भाग में शीत युद्ध का विकास हुआ। तो मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध जो है 1945 से शुरू होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और द्विध्रुवता देखने के लिए मिली। इस बाइपोलैरिटी में जो सबसे पहला प्लान हमने देखने के लिए मिला कि मार्शल योजना। अब देखिए हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये जो दो बड़ी महाशक्तियां थी, इन दोनों ने इस तरह का प्रस्तुत किया कि भाई अब बड़ा तबाही हो चुका है, लोगों की अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरत की चीजें और विकास में ध्यान देने की जरूरत है। तो अमेरिका ने कहा कि हम एक मार्शल योजना लाएंगे और इससे हम अमेरिका में हम ये कोशिश करेंगे यूरोप में कि जो कमजोर देश है उनका विकास करें। लेकिन असल मुद्दा ये था, असल उनका रीजन ये था कि वो अमेरिका ने यूरोप में साम्यवाद से प्रसार को रोकने का प्रयास किया। अमेरिका ने सोचा कि अगर सोवियत संघ को खाली समय मिल गया तो पूरे यूरोप में फैल जाएगा, तो हम क्यों ना पैसे रुपए की मदद देकर विकास कराने की बात कह के अपने प्रभाव को यूरोप में पसार दें, और वो मार्शल योजना लेकर आए। योजना पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप दोनों राष्ट्रों के लिए थी। उनका प्रयास यह था कि पूरे यूरोप में इसको पूर्वी पश्चिमी में लेकर जाएं। मार्शल योजना के क्रियान्वयन के लिए यूरोपियन पुनर्निर्माण कार्यक्रम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि स्थापना की गई, यानी यूरोपियन पुनर्निर्माण कार्यक्रम की स्थापना की गई और इससे मार्शल योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया कि हम पूरे दुनिया में क्या करेंगे, खास करके यूरोप में क्या करेंगे, एक विकास की बात करेंगे, विकास को बढ़ाएंगे, इसके लिए पैसे रुपए देंगे, इसके लिए मदद करेंगे, जिसको इकोनॉमिक एड कहा जाता है। इकोनॉमिक असिस्टेंस के माध्यम से यूरोपियन पुनर्निर्माण कार्यक्रम की स्थापना की गई। अच्छा, इसमें क्या किया गया? तो इसमें बेसिकली क्या किया गया, ये कोशिश की गई कि पूरे यूरोप जो है उसमें इसमें पैसा लगाकर उसका विकास किया जाए। इसमें 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है डेटा कि 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का प्रावधान मार्शल प्लान में किया गया, जिसके थ्रू ये कोशिश की गई कि विकास किया जा सके। सोवियत संघ द्वारा मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में शुरू में क्या बताया था मैंने, गठबंधन का प्रतिगठबंधन, यानी जब
क्या किया गया, जब अमेरिका ने मार्शल योजना लाई तो सोवियत संघ ने उसके प्रत्युत्तर में 25 अक्टूबर 1947 में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की। क्या की? पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद। किसके जवाब में? मार्शल। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मार्शल योजना के जवाब में सोवियत संघ ने किस चीज की स्थापना की? तो पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद, और इसका भी यही उद्देश्य था कि हम आर्थिक सहायता देकर लोगों का विकास करें। मगर अंतर सिर्फ इतना होता था कि मार्शल में यह प्रयास था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ पूंजीवादी व्यवस्था में काम करें, और यह साम्यवादी में। इन दोनों महाशक्तियों की कार्यवाही और प्रति कार्यवाही ने शीत युद्ध को ठोस आधार प्रदान किया। तो पहले चरण में आप देख सकते हैं, ये 1945 के आसपास की बात है, 47 में आप देख रहे हैं कि पहले चरण में ही ये शीत युद्ध बढ़ने लगा। वो बोला अच्छा आप कार्यक्रम लेकर आएंगे तो उसके बदले में हम भी कार्यक्रम लेकर आएंगे, और तनाव बना रहा। उसी समय एक और समस्या आई, जर्मन समस्या और बर्लिन की घेराबंदी। बर्लिन जर्मनी का एक शहर था, और बर्लिन के कुछ हिस्से में दीवार खड़ा करके और उसमें घेराबंदी करके सोवियत संघ ने उसका जो पूर्वी हिस्सा था वो अपने हिसाब से ले लिया, और बाकी जो है वो प्रभुत्व वहां पे अमेरिका का हो गया। तो ये शीत युद्ध का अगला चरण था, और इस नाकेबंदी के प्रकरण ने अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में सोवियत संघ का प्रभुत्व बढ़ने वाला है, और उसको रोकना है तो एक बड़ी सैनिक व्यवस्था चाहिए। यानी अमेरिका ने देखा भाई कि कुछ हिस्से को नाकेबंदी कर लिया सोवियत संघ ने, वो बर्लिन उनके हिस्से में है, बाकी हिस्सा ही उनके पास है। तो अब अमेरिका को यह समझ में आया कि अगर सोवियत संघ को रोकना है, क्योंकि देखिए अगर सोवियत संघ डायरेक्ट टकराती है अमेरिका के साथ तो अमेरिका उसका जवाब दे सकता था, लेकिन जो छोटे छोटे राज्य देश थे उनके ऊपर सोवियत संघ का प्रभाव ना पड़े, इसका भी ध्यान रखना था। तो अमेरिका ने इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक ऐसा संगठन, एक ऐसा गुट बनाया जो इन चीजों को आगे रोक सकता था। इसी सोच के परिणाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन किया गया, ठीक है, जिसको नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या किया गया, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। 4 अप्रैल 1949, देखिए ये 1945 से 50 के बीच की बात चल रही है। अमेरिका के नेतृत्व में निर्मित संगठन के 11 प्रारंभिक सदस्य थे। पहले इसमें 11 सदस्य थे, जो इंपॉर्टेंट देश आप देख सकते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि कौन सा नाटो का सदस्य नहीं भी था, जिसमें कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लातविया था, डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल, ये सारे इंपॉर्टेंट देश थे। और सबसे महत्वपूर्ण इस नाटो में यह कहा गया कि ये सारे संगठन एक साथ मिलकर काम करेंगे, और इसमें से किसी भी एक देश पर होने वाला हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। ध्यान से समझिए, नाटो की स्थापना की गई, सैन्य संगठन था। यह कहा गया कि अगर इस पूरे संगठन में, इसके संविधान में लिखा गया कि अगर इस पूरे संगठन के किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो वो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। कुल योजना यह थी कि जो छोटे छोटे भी देश हैं उनको बचाने की कोशिश, या उनमें वहां साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास किया गया। अमेरिका ये चाहता था कि हम इनको अपने इस हिसाब से ये मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे तो ये हमारे अंदर भी रहेंगे और हम साम्यवाद को या सोवियत संघ को यहाँ आने नहीं देंगे। तो ये नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये एक रिवीजन आपको कराना था, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला चरण शीत युद्ध का देखते हैं 1950 से 53 में। तो सन 1949 का शीत युद्ध यूरोप में सुस्थापित हो चुका था, नाटो वाली कंडीशन आ चुकी थी, ऑलरेडी शीत युद्ध चल रहा था। 1950 के आते आते शीत युद्ध यूरोप के पूर्वी एशिया में स्थानांतरित हो गया। इसका कारण कोरिया युद्ध था। अब 1953 आते आते कोरिया में, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में लड़ाई हो गई, ठीक है। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया कहां है, मैंने आपको ये देखिए यहां पर, ये जापान के ऊपर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया आपको देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या हो गया, इसमें जो उत्तरी कोरिया थी वो प्रभुत्व में था सोवियत संघ के, और दूसरा जो दक्षिणी कोरिया थी वो प्रभुत्व में हो गया अमेरिका के। और यहां पर एक लड़ाई देखने के लिए मिलती है, और इस लड़ाई में जब दोनों गुट एक दूसरे का सहायता करने लगते हैं, एक कोरिया को दूसरा कर रहा है, दक्षिणी कोरिया को दूसरा कर रहा है, तो यहां भी शीत युद्ध स्थापित हो गया। तो दूसरा शीत युद्ध का चरण 1950-53 में देखने के लिए मिलता है। तीसरा चरण देखने के लिए मिलता है 1953 से 58 में। तो 1953 से 58 का जो फेज था वहां पर लीडरशिप चेंज हुई। सोवियत संघ में भी स्टालिन के जाने के बाद कौन आ गए, खुश्चेव आ गए, निकिता खुश्चेव। और यहां पर भी आइजनहावर जो थे, जनरल आइजनहावर, वो ट्रूमैन के बाद राष्ट्रपति बने। और अमेरिका ने नाटो की पद्धति पर दक्षिण पूर्व एशिया में भी सीटो बनाया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और मध्य पूर्व सुरक्षा, मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इन संगठनों का उद्देश्य दक्षिण पूर्व में यूरोप के साम्यवादी सदस्य थे। तो अब ध्यान दीजिए, पहले नाटो बना, नाटो के बाद इन दोनों की प्रतिनिधिता इस तरह बढ़ती चली गई कि सीटो और मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे भी संस्थाएं बनकर उभर कर निकली, जो शीत युद्ध को और गहराई से मजबूत कर रही थी। यह तीसरा कब समय चल रहा था, 1953 से 58 में। मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं कि कैसे शीत युद्ध आगे बढ़ रहा है। उसके बाद एक कंडीशन आई, कब, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन शीत युद्ध की मानी जाती है, शीत युद्ध का औपचारिक एक तरह से माना जाता है, वो है क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट, जिसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस।
मिसाइल क्राइसिस। यानी ये क्यूबा प्रक्षेपात संकट ऐसा था, ये पूरी बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। हुआ क्या कि क्यूबा एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। देखिए आप इसको समझिए, यहां के आसपास एक क्यूबा देश है छोटा सा, और ये जो क्यूबा देश था, सोवियत संघ ये चाहता था कि इस अमेरिका को घेरने के लिए अमेरिका के आसपास के देशों में मिसाइल लॉन्चिंग पैड बनाए और अपने मिसाइल हथियार भी वहां पे रखे, मिसाइल हथियारों को ले जाकर रखे, मिसाइल हथियारों को वहां तैनात रखे, जिससे अमेरिका एक दबाव महसूस करे। तो पानी के जहाजों से सोवियत संघ अपने मिसाइल क्यूबा के पास लेकर आ रहा था। यह जानकारी जैसे ही अमेरिका को मिली, उन्होंने उन जहाजों को घेर लिया और ये चेतावनी दी सोवियत संघ को कि जल्द से जल्द इन जहाजों को वापस ले जाया जाए, वरना डायरेक्ट युद्ध यानी कि सीधा सैन्य कार्रवाई की भी योजना बनाई जा सकती है। इसने एक पूरी दुनिया में बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट किया, पूरी दुनिया में एक बहुत चिंता का, तनाव का स्थिति बनाई, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां अगर लड़ती तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिलती, और हो सकता था कि परमाणु लड़ाई भी देखने के लिए मिलती। तो ये जो 1962 का क्यूबा प्रक्षेपात संकट था, ये सबसे बड़ा संकट था, और दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध का खतरा यहां पर खड़ा हो गया। और सोवियत संघ जैसे कि क्यूबा का एक प्रक्षेपात अड्डा स्थापित करना चाह रहा था, वो चाहता क्यूबा में हम क्या करें, एक मिसाइल लॉन्चिंग पैड बनाए, अपने मिसाइल हथियार रखें। इस चीज को देखते हुए अमेरिका ने इसका विरोध किया, और ये जो 1962 में, 1959 से 1962 के बीच में जो ये 1962 में घटना घटी, ये शीत युद्ध की एक सबसे बड़ी, सबसे औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, हम कह सकते हैं सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, जहां पर, और एनसीईआरटी ने भी इसका बड़ा अच्छा से वर्णन किया है, आप जरूर देखिएगा, कि जहां पर एक ऐसी स्थिति बनी कि अब तो युद्ध बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता। लेकिन वहां से फिर दोनों देशों ने अपनी बात को वापस लिया, वो मिसाइल भी वापस ले जाए गए वहां से, और अमेरिका भी पीछे हटा, और यहां पर भी फिर एक बार युद्ध होते होते संभावना थी, लेकिन टल गई। अब इसके बाद 63 से 69 में भी आप देखेंगे कि दोनों महाशक्तियों के बीच यहां पर एक अलग दिखाई देती है माहौल। यानी ये जो पांचवा चरण है 63 से 69 में, दोनों ने एक कोलैबोरेशन की बात की। कंपटीशन चल रहा था, लेकिन दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, मिलजुल कर काम करते हैं, और सह अस्तित्व को भी आगे थोड़ा बढ़ाया। सह अस्तित्व नहीं, चलो दोनों मिलकर चलते हैं, हमारा भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। और यहां पर एक ट्रीटी होती है, क्योंकि अभी परमाणु वाली स्थिति बनी थी, वो थी न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। 1963 में न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई, ठीक है, जिसमें परमाणु परीक्षण निषेध संधि जिसको कहते हैं, परमाणु परीक्षण निषेध संधि, जिसमें कि बहुत ज्यादा परमाणु हथियारों के उत्पादन और उनके संग्रहण पर रोक लगाई, अन्य देशों के भी के उत्पादन पर नजर रखने की बात हुई, और परमाणु हथियारों को कम करने की दृष्टि से परमाणु परीक्षण निषेध संधि आई, और दोनों राष्ट्रों के मध्य हॉटलाइन समझौते भी किए गए। तो ये जो पांचवा चरण थे 1963 से 69 के बीच में, ये इसमें एक महत्वपूर्ण हम देखने के लिए हमें मिलता है। इसके बाद छठे चरण में भी अगर आप देखें तो शीत युद्ध का हास्य तनाव शिथिलीकरण का उदय का चरण था, जो 70 से 79 में था। ठीक है, ये अब शीत युद्ध समाप्त होने के जस्ट पहले की कंडीशंस आ रही हैं। ये ऐसी कंडीशन थी जब ऐसा लग रहा, यहां एक मॉस्को बॉन्ड ट्रीटी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर आप ध्यान रखिएगा। यहां पर यह कोशिश की गई कि शीत युद्ध से जो होने वाले तनाव हैं उसको कैसे कम किया जाए, कैसे कोएग्जिस्टेंस को और बढ़ाया जाए। और 1972 में जो राष्ट्रपति निक्सन थे सोवियत संघ की, उन्होंने यात्रा भी की, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति सोवियत संघ गए और उन्होंने SALT I SALT II जैसे समझौते हुए, और एक ऐसा प्रयास किया गया कि जो शीत युद्ध में होने वाला तनाव है उसको थोड़ा कम किया जाए। तो एक बार फिर ये बहुत महत्वपूर्ण शीत युद्ध का फेज था। अब आया नौ शीत युद्ध काल। अब देखिए 90-91 आते आते शीत युद्ध खत्म होगा, लेकिन बीच में एक फिर ऐसी स्थिति आई जब लगा कि शीत युद्ध फिर अब बढ़ रहा है और फिर लड़ाई हो सकती है। अब देखिए जो पहले के समय में शीत युद्ध बढ़ रहा था, जो 1945-47 में, वहां पर ज्यादा रोल था वो स्टालिन का था, स्टालिन की अग्रेसिव जो नीतियां थी। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो ज्यादा रोल दिखाई देता है वो आपको अमेरिका की तरफ से दिखाई देगा। 1979 का तनाव शिथिलीकरण पर संकट की छाया पड़नी शुरू हो गई, और इसमें जो भावना थी वो ऐसा प्रतीत हो रहा कि पुनः दोनों महाशक्तियां बीच प्रतिद्वंदित और तनाव स्थिति पैदा हो गई। यानी ऐसा लगा कि जो दोनों महाशक्तियां हैं उसके बीच में फिर एक तनाव हो रही है, फिर एक प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। इसमें एक समस्या आई, महाशक्तियां पुनः शीत युद्धकालीन भाषा का प्रयोग करने लगी, टकराव के नए नए केंद्र उत्पन्न होने लगे। एक बार फिर से शीत युद्ध शुरू हो गया, जिसको दूसरा शीत युद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, नौ शीत युद्ध काल जिसको कहते हैं। नौ शीत युद्ध पुराने शीत युद्ध से प्रकृति की दृष्टि से थोड़ा भिन्न था। इसमें वैचारिक संघर्ष न होकर महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष था, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्रिटेन और फ्रांस और चीन भी सहायता कर रहे थे। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला शीत युद्ध का काल चल रहा था उसमें वैचारिक मतभेद ज्यादा थे, लेकिन यहां आप सीधे शक्ति का मतभेद ज्यादा दिखाई। ऐसा लग रहा था कि पावर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पावर को टेस्ट करना चाह रहे हैं, और इस बार अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, चीन खुल के सामने आ रहे थे। अच्छा, प्रथम शीत युद्ध की जो उग्रता थी मैंने अभी बताया कि स्टालिन की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन यहां पर जो रीगन थे, रोनाल्ड रीगन, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे।
लेकिन 9 शीत युद्ध की शुरुआत 1979 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप और उस पर अमेरिका के द्वारा हो हल्ला मचाने से हुई थी। ध्यान से समझिए, अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए जिस तरीके से, देखिए ये जो विश्व मानचित्र है इसमें आप ध्यान से ध्यान दीजिए, तो ये जो एरिया था क्यूबा वाला पार्ट था, यहां पर क्यूबा था। ये आप पार्ट देख रहे हैं भारत के बगल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान यहां पर है। अब अमेरिका ये हमेशा प्रयास करता रहा है पूरे शीत युद्ध के काल में कि वो सोवियत संघ को घेरने के लिए इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में थोड़ा वर्चस्व बनाए। यहां पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया तो इसके विरोध में अमेरिका आ गया। ये 1979 की बात है और ये विरोध में जब आया तो बहुत हो हल्ला मचा और यहां पे एक 9 शीत युद्ध जैसी स्थिति भी हमको दिखाई देने लगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो 9 शीत युद्ध में हमको देखने के लिए मिला था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद लास्ट में जब 9 शीत युद्ध हुआ तो शीत युद्ध विलोपन का काल भी आया जो 89-90 था। यानी कह सकते हैं कि शीत युद्ध में के ताबूत में आखिरी कील लगा, यानी शीत युद्ध समापन के तौर पर आया। यह ऐसा काल था जब सोवियत संघ विघटित होने लगा, जब सोवियत संघ खत्म होने लगा, जब सोवियत संघ में जो होने वाली जो सारे देश थे वो अपने आप को असहज महसूस करने लगे। उनकी जो आर्थिक विकास था, उनका जो राष्ट्रीय विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। और यहां पर सोवियत संघ में एक नेता है मिखाइल गोर्बाचेव, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सुधार सोवियत संघ में शामिल किए और वो ऐसे सुधार थे जो वैचारिक रूप से जो साम्यवाद था उसको कमजोर करके पूंजीवाद की तरफ ही जा रहे थे या मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे थे। तो जब विचार की जो कट्टरता थी सोवियत संघ की अपनी, यानी कट्टरता से मेरा मतलब यह है कि जो दृढ़ता थी कि हम यही विचार लेके चलेंगे, जब वो ढीला होने लगा तो अपने आप सोवियत संघ अपना स्वरूप खोने लगा और सारे जो 15 देश थे वो अलग अलग होने लगे और ऐसे में शीत युद्ध समाप्ति होने लगी क्योंकि एक महाशक्ति अपने आप बिखर गई तो दूसरी महाशक्ति बाय डिफॉल्ट एक बड़ा शक्ति बनकर उभर गई और शीत युद्ध को खत्म होते हुए हमने देखा। तो 1950 के बाद ही दोनों जो राज्य थे, दोनों जो महाशक्तियां थी उसमें वार्ताएं चल रही थी और गोर्बाचेव के बीच में जेनेवा वार्ता हुई, इसके बाद शिखर वार्ता कई सारी 1988 में भी हुई, आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण है। और 88 के अंत से ही शीत युद्ध की समाप्ति के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। 89 में कुछ ऐसी घटना हुई कि ये जो शीत युद्ध है वो खत्म होने लगा। और वो शीत युद्ध कैसे खत्म होने लगा कि सोवियत संघ की जो गिरती आर्थिक स्थिति थी, गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका ये जैसे दो महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका की 2 उदार नीतियां बनाई। ये जो 2 उदार नीतियां थी वो बेसिकली ये प्रयास कर रही थी कि सोवियत संघ जो एक बंद अर्थव्यवस्था है, जो किसी से व्यापार नहीं करना चाह रहा है, जो वैश्वीकरण में विश्वास नहीं रख रहा है, जो विस्तृत अर्थव्यवस्था में विश्वास नहीं रख रहा है, जो प्राइवेट हाथों में नहीं देने के लिए तैयार है इंडस्ट्रीज को या किसी भी प्राइवेट विकास के लिए पक्ष में नहीं है, इन सभी को उदार बनाया गया। जैसे हमने भी उस समय लिबरलाइजेशन को फॉलो किया था, ये भी उदार नीतियां बनाने लगे और साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की स्वीकृति मिलने लगी। पहले साम्यवादी देशों में पूरी तरह से ओपन लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी और न मुक्त बाजार था, लेकिन अब जब गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और ये उदार नीतियां बनाई तब मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मान्यता मिली और अपने आप फिर जो सोवियत संघ की रिजिडिटी थी, क्योंकि उदार नीति बनी है ना, जो पहले उसमें रिजिडिटी थी, जो पहले एक दृढ़ता थी, वो खत्म होने लगी। और जब एक महाशक्ति नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है दूसरी महाशक्ति किसी भी शीत युद्ध के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये शीत युद्ध का विलोपन काल भी माना जाता है, यानी शीत युद्ध की समाप्ति भी देखने के लिए मिलती है। उससे हुआ क्या क्या, जो बर्लिन में दीवार थी 1989 में गिरा दी गई, जिसको घेराबंदी कर रखा था सोवियत संघ ने, वो गिरा दी गई। 1990 में नाटो सम्मेलन में नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई। देखिए नाटो बना था 1949 में, उसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा संधि की थी। अब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं हमने शीत युद्ध खत्म कर दिया है। खाड़ी संकट जब हुआ था, खाड़ी संकट ये मैंने बताया भी था आपको पहले भी कि जो मिडिल ईस्ट देश हैं, जो ऐसे देश जहां पर तेल का उत्पादन हो रहा था, जिसमें इराक था, सऊदी अरब था, ये सारे जो देश थे, इन देशों में आपस में एक लड़ाई चल रही थी और इस बीच में अमेरिका और जो सोवियत संघ के गोर्बाचेव था ये और अमेरिका के जॉर्ज बुश और गोर्बाचेव, इन्होंने एक साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संगठन में ये जो खाड़ी संकट था उस पर अपनी बात रखी। यानी दुनिया भर में दिखाई दिया कि दोनों एक हो गए, शीत युद्ध की समस्या खत्म हो गई। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि हो गई। भाई जर्मनी को तो सोवियत संघ सबने मिलकर वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में हराया था, तब से सोवियत संघ की नहीं बनती थी। ये दोस्ती मित्रता हुई और वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। वार्सा पैक्ट क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश थे उनका एक छोटा छोटा विभाजन करके सबको बांट दिया गया, रेवड़ी बांट दी गई थी कि ये तुम्हारे कब्जे में, ये तुम्हारे कब्जे में। तो जो हारे हुए देश थे वो बहुत बेचारे परेशान थे, इसको खत्म किया गया कि सबको सम्मान दिया गया।
तो ये शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया में एक एकता की भावना दिखाई दी, पूरी दुनिया में एक तरह से एक दूसरे के सह-अस्तित्व की बात की गई, और ये शीत युद्ध की समाप्ति के बाद देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अफगानिस्तान मुद्दे पर भी अमेरिका और सोवियत संघ में एक समझौता हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरी कहानी थी दो ध्रुवता की, और दो ध्रुवता के साथ साथ शीत युद्ध के पूरे परिप्रेक्ष्य की, पूरी भूमिका की। अब इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज देखने के लिए मिली, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था वो दो ध्रुवता को एक चुनौती थी। देखिए, अब जब ये जो दो ध्रुवता चल रही थी, इस बीच में भारत जैसे देश थे, ऐसे भी देश थे। मैंने आपको बताया अभी, जैसे अगर आपको ये मैप अगर आपने देखा तो इस मैप में क्या था, इस मैप में आप देख सकते हैं कि तीन दुनिया है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया मैंने आपको बताया कि वो पूंजीवादी अमेरिका के पीछे खड़ी थी, दूसरी दुनिया साम्यवाद थी, और हमारा प्यारा भारत और इसके जैसे कई ऐसे देश जो हाल में ही आजाद हुए थे, वो किसी भी एक दल में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, वो किसी भी एक गुट में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, और वो क्या रहना चाह रहे थे, वो गुट निरपेक्ष रहना चाह रहे थे। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है, निरपेक्ष यानी किसी के साथ न रहते हुए, किसी का तरफदारी न करते हुए बराबर रहना, तटस्थ रहना। जैसे आपने संविधान में ही पढ़ा होगा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत का अपना कोई पंथ नहीं, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा, किसी को एक तरफा सहारा नहीं रहेगा, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब यह है कि किसी भी गुट से निरपेक्ष रहना, ऐसा आंदोलन। और इस आंदोलन में भारत की एक बहुत ही प्रमुख भूमिका थी। यानी जब भी आपको यह समझना होगा कि भाई शीत युद्ध के समय भारत की क्या भूमिका थी, तब आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करनी पड़ेगी। और भारत जैसे देशों ने यह देखा आजादी के बाद, क्योंकि भारत जैसे देश जब आजाद हुए तो उनका प्रमुख लक्ष्य यह था कि वो आर्थिक विकास करें, वो सामाजिक विकास करें, और इस आर्थिक सामाजिक विकास के लिए आजादी के बाद हमने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या था, पूंजीवादी भी चीजें शामिल थी, समाजवादी भी चीजें शामिल थी। ऐसे में यह बिल्कुल संभव नहीं था कि हम किसी एक देश के पीछे भागते। इसलिए हमने क्या किया, दोनों गुटों से निरपेक्ष रह के दोनों गुटों से लाभ लेने का प्रयास किया। इसी क्रम में 1955 में एक सम्मेलन हुआ, बांडोक सम्मेलन, और इसके बाद ध्यान रखिए तीन महत्वपूर्ण नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एशिया से थे, इसके अलावा मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ये तीन ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने मिलकर एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, प्रेस विज्ञप्ति दी, और इन्होंने ये डिक्लेयर किया, निंदा की कि हम जो है इस शीत युद्ध के खिलाफ हैं। हम इस शीत युद्ध के खिलाफ का मतलब ये था कि हम साथ में नहीं हैं, हम इसके सहयोगी नहीं हैं, और हम किसी भी ग्रुप का या गुट का हिस्सा बनना नहीं चाहते। इसका सीधा कारण यह था कि पूरी दुनिया में एक तो यह अशांति का कारण बनता अगर कोई भी एक गुट लड़ता दूसरे गुट से, दूसरा अगर हम एक गुट के पीछे जाते तो हम दूसरे गुट से लाभ नहीं ले सकते थे, और हमें अपने चौमुखी विकास के लिए दोनों गुटों की आवश्यकता थी। और इन तीनों नेताओं को ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक संस्थापक भी माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1961 में मानी जाती है, जब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ हुआ, बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है। बेलग्रेड में पहला जो है वो इसका सम्मेलन हुआ, जहां पर यह घोषणा की गई, जहां पर यह डिस्कस हुआ, बताया गया कि हमको क्या करना है, हमको इनके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन किसी भी गुट में सहयोगी नहीं बनना है। और भारत जैसा जो देश था वो हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो रंग भेद है दुनिया में, इसके खिलाफ आवाज उठाता रहा, पर्यावरण की सुरक्षा पर आवाज उठाता रहा, विकास और शांति पर आवाज उठाता रहा। भारत ने इसमें बहुत भूमिका अहम निभाई, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उन्होंने ये प्रयास किया कि ऐसी नीति बने जिस नीति से हम किसी एक गुट की तरफ न दिखाई दें, मगर दोनों गुटों से लाभ लेते रहें। आगे जब मैं इसकी विशेषता बताऊंगा तो आपको ये चीज रिवाइज कराऊंगा जरूर। तो अब 4-5 महत्वपूर्ण पहचान इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के थे। पहला, जो भी संबंधित देश है, यानी जो देश इसमें शामिल रहेगा, वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करेगा, यानी सबको साथ लेके समाहित करके चलने की बात करेगा। और ये क्या होगा, एक ऐसी विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए जिसमें सभी शांतिपूर्ण तरीके से सह-अस्तित्व से रहें। जाहिर सी बात है, ये देश अभी आजाद हुए थे, इन्होंने जो है वायलेंस देखा था, अशांति देखी थी, तो चाहते थे कि हम जो शांति को और सबको साथ लेकर कोएग्जिस्टेंस की भावना के साथ आगे बढ़ें, ऐसा हम बनाएंगे, और हम किसी खेमे से नहीं जुड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो संबंधित देश थे वो हमेशा स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करते रहे हों, यानी वो ये देश होने चाहिए जो हमेशा क्या करते रहे हों, स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करते रहे हों, जो भी देश आजाद होना चाह रहे हैं उसका सपोर्ट करते रहे हों। संबंधित देश बड़ी शक्तियों के संघर्ष के संदर्भ में निर्मित बहुराष्ट्रीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी नाटो, सीटो, ये जो संगठन बने थे, ये जो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों ने बनाए थे आपसी संघर्ष में, उसका सहयोग, उसमें नहीं आपको जाना है।
हाँ, यह बताया गया था कि संबंधित राष्ट्र किसी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सहयोग ले सकता है। जैसे ये बोला गया कि आप जो हैं वो नाटो सीटो जैसी संस्थाओं से नहीं जुड़ेंगे, अमेरिका और सोवियत संघ के जो भी संस्था होंगी। हाँ, आप डायरेक्ट उनसे कोई समझौता कर सकते हैं अपने विकास के लिए। आपको उनसे कोई सैन्य समझौता करना है, कोई सामाजिक समझौता करना है, कोई आर्थिक समझौता करना, आप करिए, लेकिन शीत युद्ध में पड़ना नहीं है आपको, कि एक दूसरे के लिए उनका जो संघर्ष चल रहा है उसमें शामिल नहीं होना है। और अगर कोई भी अपनी भूमि पर सैनिक अड्डा भी बनाने के लिए देता है इन शक्तियों को, तो वो दूसरे महाशक्ति के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं देगा। मतलब ये था कि अगर कोई ऐसा देश है जो अमेरिका को अपने हवाई अड्डा बनाने दे रहा है तो अमेरिका के यूज के लिए देगा, लेकिन ये नहीं कि वो उसको सोवियत संघ के खिलाफ यूज करेगा। या सोवियत संघ को अगर हवाई अड्डा बनाने के लिए कोई देश दे रहा है तो वो सोवियत संघ अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध में यूज करे, तब अलाउ नहीं करना है। यानी पूरा प्रयास ये किया गया कि दोनों जो महाशक्तियां हैं उनसे नजदीकी बनाइए, उनका सहयोग लीजिए, लेकिन गुट निरपेक्ष रहिए, किसी भी शीत युद्ध में अपनी भूमिका नहीं बननी चाहिए। ये एक बहुत ही गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो है, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो शुरू हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था शीत युद्ध के समय। और हमेशा इस आंदोलन ने प्रयास किया कि दोनों महाशक्तियों के बीच जो होने वाला तनाव है, जो परेशानी है, उसको कम किया जाए। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आखिरी में हम देखेंगे कि भारत का शीत युद्ध में क्या भूमिका रहा। तो यह हमेशा सैनिक गठबंधनों से विरत रहा। भारत की रुचि अपना आर्थिक विकास करने में थी। जाहिर सी बात है, हम 1947 में आजाद हुए, 1950 में संविधान लागू किया, 1951 से हमने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की और वहीं से शीत युद्ध शुरू भी हो रहा था। तो ऐसे में हमारे सामने चुनौती थी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज बनाने की, IITs बनाने की, बड़े बड़े डैम बनाने थे, हमको काफी विकास करना था। ऐसे में हम किसी गुट में रहकर हम कोई शीत युद्ध की भूमिका नहीं अदा कर सकते थे। तो हमारी रुचि हमेशा अपने आर्थिक विकास में रही। हमेशा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। जो लोग औपनिवेशिक मतलब जो किसी को गुलाम बनाए, ऐसे किसी भी ताकत का हम विरोध कर रहे थे और हमने उनका नैतिक समर्थन किया जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस प्रकार शीत युद्ध के प्रति भारत का दृष्टिकोण न तो नकारात्मक था न सकारात्मक। हम दिखा रहे थे कि भाई हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो अपने तरीके से काम करना चाह रहे हैं, हम अलग रहकर काम करना चाह रहे हैं, दोनों का सहयोग हमको चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका शीत युद्ध के समय भारत ने उठाई थी। इसके बाद भारत ने, यह बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों महाशक्तियों के बीच एक मध्यस्थता करने का प्रयास किया। जब ऐसा समय ऐसा हुआ भी, जब कोरिया युद्ध चल रहा था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला मामला, तो भारत ने सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करने की भूमिका निभाई। उन दोनों ने उनको अलाउ भी किया। तो भारत ने हमेशा प्रयास किया कि दोनों महाशक्तियों में समझौता हो जाए। और भारत ने अन्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को भी शांति स्थापना के कार्य में सुनियोजित किया। जितने गुट निरपेक्ष राज्य थे, जैसे यूगोस्लाविया, जैसे मिस्र, जैसे भारत, श्रीलंका, इस तरह के जितने देश थे, सबको कहा कि भाई आप लोग शांति बनाने में सहयोग करिए। नेहरू हमेशा राष्ट्रमंडल में अपनी आस्था प्रकट करते रहे। राष्ट्रमंडल क्या है? कॉमनवेल्थ, जिसको आपने अभी भी सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें ऐसे देश हैं जो कभी गुलाम रहे हैं, जो कभी परेशान रहे हैं, जो शोषित से। तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल जैसी चीज बनाई जिसमें सबका विकास कार्य आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि वो किसी एक गुट के साथ जुड़कर आगे चले। तो ये भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये एक वन शॉट रिवीजन हमने इस पूरे चैप्टर का किया कि शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ, कैसे दो ध्रुवता बनी, बाइपोलैरिटी आई जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां एक पूंजीवाद की तरफ जा रही थी, एक साम्यवाद की तरफ जा रही थी, उसको चुनौती देने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बना। गुट निरपेक्ष आंदोलन इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपना विकास कार्य करना चाह रहा था, ठीक है। और शीत युद्ध के दौरान भारत ने इसमें एक तटस्थ की भूमिका निभाई। शीत युद्ध एक ऐसी समस्या, एक ऐसी कल्पना या एक ऐसा समय जब दो महाशक्तियां या दो देश दिखाई पड़ते हो कि लड़ाई हो रही है, युद्ध की स्थिति बनी है, पर वास्तविक युद्ध न होता हो, इसलिए शीत युद्ध था। और ये 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1990 तक चलता रहा, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसका वन शॉट हमने रिवीजन किया, इसके सॉल्यूशंस भी हम करेंगे, इससे जरूरी सवाल जवाब क्वेश्चन जो हैं और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको भी देखेंगे और सॉल्यूशंस भी करेंगे। तो ये वन शॉट रिवीजन मैंने जो शीत युद्ध का दौर था उस चैप्टर का किया है। आप इसको बार बार रिवाइज करिए। और एक महत्वपूर्ण बात बच्चों की, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर आपके लिए आया है 6 to 12 क्लास ऑनलाइन स्कूल शिक्षा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी विषयों को हिंदी माध्यम में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, अलग अलग पाठ्यक्रम के द्वारा, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, जो पाठ हैं, वो आपको आसानी से यहाँ पर कराए जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मैग्नेट ब्रेन्स को और शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। और हम आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोस, हर चैप्टर्स की, हर पॉइंट्स की जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो लेके आते रहें। तो मिलेंगे फिर अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।